तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग भारत में प्रजातियों के वर्गीकरण पर डिस्कशन करेंगे और यह जो टॉपिक है यह इतिहास के साथ साथ भूगोल से भी जुड़ जाता है। इससे पहले मैं एक वीडियो लाया था बहुत पहले, जब हम लोगों के पास व्हाइट बोर्ड था, तो उसमें मैंने भारत में प्रजातियों के वर्गीकरण को लेकर के एक क्लास लिया था। आप लोग खोजेंगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा वहां पे। क्योंकि वो क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, वहां भारत के संदर्भ में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन विश्व के संदर्भ में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। वो क्लास की डिमांड खूब रही, खूब लोगों ने देखा उसे। मेरे पास खूब ढेर सारा मैसेज आते थे, अक्सर अभी भी आते हैं कि सर इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आइए, क्योंकि वो अधूरा इन द सेंस कि भारत के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था, विश्व के संदर्भ में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि सर सेकेंड पार्ट भी लेकर के आइए ताकि ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बहुत दिनों से ये विचार लगातार चल रहा था कि उसके आगे का पार्ट लेकर के आया जाए, या फिर देखा जाए अपडेट फॉर्म में कुछ नई चीजें भी अगर मिलती हैं तो फिर से पूरे क्लास को ही दोबारा लाया जाए। तो इस चीज में मैंने पाया कि हमें दोबारा पूरा क्लास लेकर के आना होगा, क्योंकि कुछ नई चीजें भी आ गई हैं, तो उसे भी हम लोग समझ लें। तो अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, 3 वीडियो में आएगा। इस क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में जो प्रजातियों का वर्गीकरण रहा है उसे हम लोग अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद एक सेक्शन बचता है जनजातियों का, कि जनजातियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, किस समिति ने रिकमेंड किया था, क्या मानदंड निश्चित किए गए हैं, और भारत में जनजातियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास। और तीसरा जो क्लास होगा विश्व में जो प्रजातियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से प्रश्न आपको अक्सर पूछता है, प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर आपको 1-2 क्वेश्चन यहां से मिल ही जाता है। और इससे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं इस पे बहुत क्लियरिफाई चीजें आपको नहीं मिलती हैं बाकी जगहों पे, तो इस वजह से भी बच्चों का डिमांड था कि सर इसे आप करवा दीजिए पूरा। तो मैंने सोचा चलिए आपके सारे जो डाउट्स है यहाँ पे मैं क्लियर करता हूं। जब प्रजातियों के वर्गीकरण की बात आती है तो पहला प्रश्न उठता है कि हम प्रजाति किसे बोलते हैं, प्रजातियों का निर्धारण का क्या मानदंड है, किस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये एक इस प्रजाति के लोग हैं। और जो ही प्रजाति शब्द हमारे सामने आता है तो एक शब्द और आ जाता है निर्जाति। आप लोग अक्सर सुनते होंगे इथनिक ग्रुप का नाम, कि यहाँ पे निर्जाति समूहों के साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रहा है, मारपीट किया जा रहा है। तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि प्रजाति और निर्जाति में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद भारत में जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया उसका क्या इतिहास है और कितने भागों में वर्गीकरण किया गया, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन प्रजातियों की मुख्य विशेषताओं को ध्यान रखते हुए उनके जो योगदान है वो, और प्लस हम लोगों को देखना है कि ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत के। तो इस प्रकार से हम लोगों को अध्ययन करना है। थोड़ा सा फ्रेमिंग करिए, हेडिंग डालिए भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण, प्रजातियों का वर्गीकरण। कितने फॉर्म में होगा? एक तो हम लोग देखेंगे कि प्रजाति को बोलते हैं इंग्लिश में रेस, और नृजाति समूह इथनिक ग्रुप बोलते हैं। इथनिक ग्रुप क्या है, प्रजाति और इथनिक ग्रुप क्या है, यह देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में प्रजातियों के वर्गीकरण का इतिहास, वर्गीकरण का इतिहास ये देखा जाएगा। उसके बाद जो वर्गीकरण किया गया है इस वर्गीकरण में हम लोग 3-4 चीजों को ध्यान देंगे। एक तो देखा जाएगा कि वर्गीकरण किया गया तो उनकी क्या विशेषता है, या यूं कह लीजिए विशेषता को कि क्या पहचान है इनकी। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि इनका योगदान क्या है। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे कि ये भारत में कहां कहां पाए जाते हैं, यानी भौगोलिक वितरण। ऐसे कर लेंगे हम लोग, भौगोलिक वितरण। तो इतने भागों में हम लोग समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रजाति और निर्जाति में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया प्रजाति का सेंस है रेस से, इंग्लिश में रेस बोलते हैं,
और निर्जाति को बोलते हैं इथनिक ग्रुप, निर्जाति सब। जब हम प्रजाति की बात करते हैं तो यहां प्रजाति से तात्पर्य है मनुष्य की शारीरिक बनावट। प्रजाति का निर्धारण वास्तव में मनुष्य के शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना से निर्धारित किया जाता है कि एक समान दिखने वाला मनुष्य इस प्रजाति का है। जब मनुष्य की बनावट, उनकी शारीरिक संरचना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि यह जीन के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो प्रजाति में कहीं न कहीं लैंगिक गुणसूत्र या जीन की भी भूमिका होती है, जिससे कि एक समान बनावट, एक समान शारीरिक संरचना हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जब हम इथनिक ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इथनिक ग्रुप कोई शारीरिक बनावट की बातें नहीं करता कि एक समान शारीरिक बनावट वाले लोगों को हम बोल दें कि ये एक ही निर्जाति समूह के हैं। लेकिन एक समान शारीरिक बनावट वाले लोगों को हम एक प्रजाति का कह सकते हैं कि ये एक ही प्रजाति के व्यक्ति है। इथनिक ग्रुप एक समान शारीरिक बनावट के बजाय वह एक समान जाति, एक समान धर्म, एक समान भाषा और एक राष्ट्रीयता की ओर फोकस करता है कि ऐसे लोग जिसमें विभिन्न प्रजाति के लोग भी हो सकते हैं, जिनकी एक समान भाषा, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता हो, उन्हें एक निर्जाति समूह के रूप में इंगित किया जा सकता है। दोनों को समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं प्रजाति की, तो बेसिकली प्रजाति बात करता है मानव की शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट। तो कहा जाता है कि जब एक समान हो, यानी सभी मानव, एक वर्ग के सभी मानवों की शारीरिक बनावट एक जैसी हो, एक जैसी हो। जब शारीरिक बनावट की हम बात करते हैं तो हमें पता है ये शारीरिक बनावट कहा जाता है मनुष्यों के जीन से जुड़ता है, एक ही जीन के हों। तो इस पूरे ग्रुप को हम एक प्रजाति के रूप में इंडिकेट करते हैं कि ये पूरा समूह क्या है, एक ही प्रजाति का है। जब शारीरिक बनावट की हम बात करते हैं तो शारीरिक बनावट में कई सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे क्या क्या निर्धारण होता है जीन के माध्यम से? तो निर्धारण होगा कि आपके त्वचा का रंग कैसा है, त्वचा का रंग, होंठ का आकार कैसा है, बाल का रंग एवं बनावट कैसा है। ऐसे कई सारी चीजें शामिल हो जाती हैं जीनों के माध्यम से। जब तय होता है कि ये लगभग सभी एक पूरे समूह का, यानी एक पूरे वर्ग का समान हो, तो इस पूरे वर्ग को बोलेंगे हम लोग कि ये एक प्रजाति के लोग हैं, एक ही प्रजाति के लोग हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते होंगे तो बोलते हैं ना कि ये नेपाली टाइप का लग रहा है। तो कह सकते हैं कि नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में जो समानता है, उनकी आंखें, उनके नाक, इसमें नाक भी शामिल होता है, कई सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखिए, उनके नाक चपटी है कि नुकीली है। तो ये सारी बनावट आपको क्या बताता है कि एक प्रजाति के लोग हैं। तो इसका सीधा सा मकसद यही होता है कि हम उनके शारीरिक संरचना, जो बाह्य आवरण है, उसको देख करके ये बता देते हैं कि ये नेपाली है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं नेपाली में, चीनी में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों में। कारण यही है कि वो एक ही प्रजाति के व्यक्ति हैं, जिनकी बनावट लगभग सेम है। इस वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है कि नेपाल का है या चीन का है। तो प्रजाति व्यक्ति के शारीरिक संरचना को इंगित करता है, शारीरिक संरचना को दर्शाता है और बताता है कि जब किसी वर्ग या समूह के लोगों की शारीरिक संरचना एक जैसी हो, उनके होंठ, उनके बाल, उनके नाक, तो हम मान लेते हैं कि एक ही प्रजाति के लोग हैं। दूसरा आता है निर्जाति। निर्जाति, जब निर्जाति की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये शारीरिक बनावट की तरफ ध्यान नहीं देता। जब बात करेंगे हम लोग शारीरिक बनावट, तो ये शारीरिक बनावट की बात नहीं करता। और जब शारीरिक बनावट जहां पे नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब कि हम यहाँ जीन की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जीन के माध्यम से ही शारीरिक बनावट भी निश्चित होता है। तो प्रजाति और निर्जाति में एक डिफरेंसेस तो ये हो गया
कि जहां प्रजाति समूह की बात करेंगे तो शारीरिक बनावट एक जैसी होती है, जीन उनका कहीं न कहीं जुड़ता है, इसी वजह से वो सारी चीजें एक जैसी पाई जाती हैं। यहाँ दोनों चीजें खारिज हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है एक समान, यानी कुछ चीजें तो समान होंगी, इसी वजह से ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ होता है एक समान भाषा हो, उनकी जाति हो, एक समान राष्ट्रीयता हो, एक समान इनका समाज हो, आदि कर लीजिए। तो एक इथनिक ग्रुप, एक निर्जातीय समूह वह समूह है जिसकी एक समान भाषा हो, जाति हो, राष्ट्रीयता हो, समाज हो, आदि। तो उस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक इथनिक ग्रुप है, एक नृजातीय समूह है। यहां पे समानता किसकी बातें की गई, भाषा की, जाति की, राष्ट्रीयता की और समाज की। इसका सीधा सा मतलब कि अलग अलग प्रजाति के लोगों की अगर एक भाषा है तो अलग अलग प्रजाति के होते हुए भी निर्जातीय रूप से वो एक समान हो सकते हैं। यानी प्रजाति भिन्न होते हुए भी निर्जातीयता समान हो सकती है, समान हो सकती है। क्लियर है, यहां तक समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं कि एक ऐसा जगह है जहां पे 4-5 प्रजाति के लोग रहते हैं और एक साथ रहते रहते इनकी भाषा समान हो जाती है, जाति, राष्ट्रीयता, समाज भी बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। तो खुद को बोलेंगे कि हमारी प्रजाति तो डिफरेंस है लेकिन हमारी निर्जातीयता क्या है, वो समान है। यानी भिन्न भिन्न प्रजाति एक ही निर्जाति समूह के सदस्य हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। जबकि एक ही निर्जाति समूह के सदस्य अलग अलग प्रजाति के हो सकते हैं, एक ही निर्जाति समूह के सदस्य एक ही प्रजाति के हो सकते हैं। थोड़ा सा चीजों को समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। प्रजाति भिन्न होते हुए भी निर्जाति समान हो सकती है, यानी कि दूसरी चीज, एक ही निर्जाति समूह का सदस्य हो सकता है, एक ही निर्जाति समूह का सदस्य हो सकता है। यानी मान लीजिए कि मंगोलायड प्रजाति है और मंगोलायड प्रजाति पूरा समूह एक ही जगह रह रही है और एक ही जगह रहने की वजह से उनकी भाषा और बाकी की चीजें, समाज, सब कुछ एक जैसा हो जाता है। तो प्रजाति के साथ साथ निर्जाति समूह भी हो जाएंगे, इथनिक ग्रुप भी वो हो जाएंगे। और वहीं हम लोगों ने देखा कि एक निर्जाति समूह में कई सारे प्रजाति के लोग रह रहे हैं, तो वो प्रजाति भिन्न होते हुए भी एक ही निर्जाति समूह के व्यक्ति हो सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गया, प्रजाति और निर्जाति स्पष्ट। अब आइए, दूसरा हेडिंग क्या था हमारा, भारत में प्रजाति वर्गीकरण का इतिहास। भारत में प्रजातियों या प्रजाति वर्गीकरण कर लीजिए, वर्गीकरण का इतिहास। प्रजातियों के वर्गीकरण की शुरुआत भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और सामान्यतः ये वर्गीकरण जब जनगणना होता था तो उसी समय किया जाता था। इसलिए जो भी वर्गीकरण हमारे यहाँ होता है जनगणना के समय ही होता है। जनगणना के जो रिजल्ट आते हैं उसी बेस पे वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो भारत में पहली बार प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया हर्बर्ट रिजले के द्वारा। 1901 की जनगणना के बेस बना करके इन प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं हर्बर्ट रिजले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हेटन के द्वारा जनजातियों का वर्गीकरण किया, प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। लेकिन इन दोनों लोगों का जो वर्गीकरण था बहुत ही विश्वसनीय वर्गीकरण नहीं माना जाता था। इनके वर्गीकरण में कई सारी खामियां थी। बाद में चल करके 1931 की जनगणना के बेस पर बीएस गुहा ने भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण किया और इनके वर्गीकरण को बहुत ही विश्वसनीय माना गया और बहुत ही सही माना गया। इस वजह से हम लोग जब प्रजातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की बात करते हैं तो बीएस गुहा के वर्गीकरण का ही अध्ययन करते हैं।
और 1931 का जो जनगणना हुआ ना, उस पूरी जनगणना को बीएस गुहा मॉडल भी कहा गया, क्योंकि यह जनगणना का आधार ही था प्रजातीय वर्गीकरण। जबकि 1901 की जनगणना का जो रिजले ने जनगणना किया, उन्होंने उसका आधार बनाया था भाषा को। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें आप लोग इतिहास को लिखिए। भारत में प्रजातियों का वर्णन सर्वप्रथम हर्बर्ट रिजले ने किया था। ये भारत में जनगणना अधीक्षक थे 1901 के, ध्यान के, जनगणना अधीक्षक, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1901 अधीक्षक थे। इन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित किया था, 7 वर्गों में विभाजित किया था। और इनका जो वर्गीकरण था वो भाषा पर आधारित था। तो लिखिए, इनका वर्गीकरण मुख्यतः भाषा पर आधारित था। इन्होंने भारतीय जनसंख्या में निग्रो प्रजाति, निग्रेटो जो निग्रो का एक उप प्रजाति है, निग्रेटो प्रजाति के अंश को नहीं माना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बताया कि ये जनगणना अधीक्षक थे और जनगणना के दौरान ही भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। आगे चल करके बीएस गुहा साहब भी उसी दौरान करते हैं, 1931 की जनगणना के दौरान ही। तो रिजले ने जब प्रजातियों का वर्गीकरण किया तो अब देखेंगे आस्ट्रिक भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह के आधार पर आस्ट्रिक, द्रविड़, इस प्रकार से उन्होंने डिवाइडेशन किया भारत में प्रजातियों को लेकर के। और यही वजह रहा कि बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक नहीं माना गया इनके वर्गीकरण को। और दूसरी चीज इन्होंने यह कह दिया कि भारत में निग्रो प्रजाति की जो एक उप प्रजाति जिसे बोलते हैं निग्रेटो, हम लोग बोलते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भारत में निग्रेटो प्रजाति का अंश है ही नहीं, यानी भारत में निग्रेटो प्रजाति के लोग निवास ही नहीं करते। जबकि इसी बात को आगे चल करके बीएस गुहा साहब ने खारिज कर दिया और उन्होंने बोला कि भारत में अच्छी खासी जनसंख्या निग्रेटो प्रजाति की है। और बेसिकली जो आदिवासी अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में, केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में जो आदिवासी समूह है वो निग्रेटो प्रजाति से जुड़े हुए लोग हैं। तो रिजले साहब ने कह दिया कि भारत में निग्रेटो प्रजाति का कोई अंश ही नहीं है। तो मैंने बताया कि इनका विवरण बहुत प्रामाणिक नहीं। उसके बाद दूसरा प्रयास किया गया, लिखिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। रिजले के बाद हटन, इनका नाम था जे.एच. हटन। जे.एच. हटन ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया, प्रजातियों का वर्गीकरण जनगणना के निष्कर्ष के आधार पर दिया था। जनगणना के निष्कर्ष के आधार पर दिया। देखिए, इन्होंने भी कुछ बातें ऐसी कही जो बहुत ही विश्वसनीय नहीं माना गया। बीएस गुहा साहब ने उसे भी खारिज किया। इन्होंने एक बातें कही कि भारत को मानव समाज का पालना नहीं कहा जा सकता। और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि भारत में जितनी भी प्रजातियां हैं वो देशी नहीं है, सारी प्रजातियां विदेशी हैं। 2 बातें कही। देखिए कौन कौन सी बातें कही, थोड़ा सा। इन्होंने कहा कि भारत को दिया, अच्छा इन्होंने इसी में लिख लिया, इन्होंने भारत को मानव जाति का पालना नहीं माना। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग?
पालना नहीं माना। इसका सीधा सा मतलब कि जहां भारत एक ऐसा देश है जहां पे कई प्रकार की मानव जो प्रजातियां हैं वो पलती हैं और बड़ी होती हैं, बोलते हैं नहीं, यहां पे मानव जाति का पालना नहीं होने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहां किसी भी प्रजाति का विकास नहीं हुआ, सारी प्रजातियां विदेश से आई हैं। और पालना का सीधा मतलब कि यहां पली बढ़ी नहीं है, पली पलाई वो आ गई यहां पे, जबकि भारत को मानव जाति का पालना कहा जाता है कि यहां पे मानव जातियां पलती हैं। तो एक चीज तो इन्होंने कह दिया, इसका सीधा मतलब पालना नहीं माना तथा, इसी में लिख लीजिए, नहीं माना तथा इन्होंने यह कहा कि भारत की सभी प्रजातियां विदेशी हैं, क्लियर है यहां पे। अब आइए 1931 का जनगणना होता है, मानव वैज्ञानिक थे वीएस गुहा साहब, और 1931 के जनगणना के बेस पे वो रिसर्च शोध के बाद 1946 में बीएस गुहा ने भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण दिया, और उनका वर्गीकरण जो उपरोक्त जो वर्गीकरण रहा उस कमियों से दूर रहा। इस वजह से बीएस गुहा का जो वर्गीकरण रहा वो सबसे परिष्कृत और विश्वसनीय वर्गीकरण माना जाता है, और इसीलिए 1931 का जो जनगणना हुआ था उसे बीएस गुहा मॉडल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अंतिम पैरा में लिखिए, भारतीय प्रजातियों का सबसे विश्वसनीय और व्यवस्थित वर्गीकरण डॉक्टर बीएस गुहा ने दिया। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रजातियों का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्होंने 1931 की जनगणना को आधार बनाया था, इसलिए 1931 की जनगणना को गुहा मॉडल भी कहा जाता है, गुहा मॉडल भी कहा जाता है। गुहा साहब ने भारत में जो प्रजातियों का वर्गीकरण रहा उसे 6 भागों में विभाजित किया। तो लिखिए, गुहा ने भारत में प्रजातियों को 6 वर्गों में बांटा, जो इस प्रकार है, क्लियर। इतिहास हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, प्रजातियों का वर्गीकरण। तो डाल लीजिए, भारत में प्रजातियों का वर्ग, भारत में हेडिंग होगा प्रजातियों का वर्गीकरण। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे, एक एक वर्ग। सबसे पहले लिखे निग्रेटो, हेडिंग डालिए निग्रेटो, कंफ्यूज मत होइएगा निगरों से, यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये निगरों की उप प्रजाति है, उप प्रजाति समझ रहे हैं ना, यानी निगरों से मिलती जुलती है, उसी की एक ब्रांच है, उसी की एक शाखा है। जो भारत में है वो बोला गया निग्रेटो प्रजाति, यानी निगरों का ही ये ग्रुप भारत में जो आया उसे बोला गया निग्रेटो। ध्यान रखिए, निग्रेटो प्रजाति। कहते हैं कि यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, सबसे प्राचीन प्रजाति है। प्रश्न पूछता है
कि भारत में बसने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है। अगर ऑप्शन में आ जाएगा निग्रो और निग्रेटो दोनों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत शब्द आ गया तो आपको वहां निग्रेटो मार देना है, निग्रो नहीं मारना है। अगर निग्रेटो नहीं रहता है तब आप निग्रो की तरफ बढ़ेंगे। सबसे प्राचीन प्रजाति, कई सारे काम इन्होंने किया, मैं आगे अभी चर्चा करूंगा इनके योगदान पे। पहले इनकी जो विशेषताएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग डालिए, इनकी पहचान, विशेषताएं का सीधा सा मतलब इनकी जो पहचान है, पहचान क्या है, या स्लैश दे करके लिख लीजिए विशेषताएं। विशेषताएं, पहली विशेषता है कि इनका कद जो है कि छोटा होता है, छोटा कद, लगभग 150 सेंटीमीटर, 150 सेमी या उससे कम, उससे कम होता है। दूसरी विशेषता इनके जो बाल होते हैं वो घुघराले होते हैं, घुघराले बाल होते हैं। और न केवल घुघराले होते हैं बल्कि इनके जो बाल हैं घुघराले के साथ साथ ऊनी बाल हैं, ऊन टाइप के ऊनी बाल होते हैं। चौथी विशेषता इनकी जो ललाट होती है वो गोल होती है, गोल ललाट। पांचवी विशेषता है कि इनकी जो नाक है, नाक इनका चपटा और चौड़ा होता है, चपटा और चौड़ा, चौड़ा, चपटा होगा तो चौड़ा ही होगा। छठी विशेषता इनका जो जबड़ा है वो बाहर की ओर निकला होता है, बाहर की ओर निकला हुआ, जबड़ा ही देखते हैं ना, बाहर की तरफ निकला हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ, निकला हुआ। सातवीं विशेषता इनका त्वचा का जो रंग होगा वो काला, त्वचा का रंग काला होगा। इनके जो होंठ होते हैं मोटे होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, वह बाहर की तरफ उभरा होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है। जो भुजाएं होती हैं यानी हाथ लंबी होती है, भुजाएं इनकी लंबी होती हैं। और जो ठुड्डी होती है वो छोटा होता है, छोटी ठुड्डी, छोटी ठुड्डी होती है। इनके 10 ये विशेषताएं हैं, दिख रहा है आप लोगों को। मैं एक एक फिर से आपको बता देता हूं इनकी 10 विशेषताएं क्या क्या है। पहला, छोटा कद, लगभग 150 सेंटीमीटर, घुघराले बाल, ऊनी बाल होते हैं, गोल ललाट होता है, नाक चपटा चौड़ा होता है, जबड़ा बाहर को निकला होता है, त्वचा का रंग काला होता है, होंठ मोटे होते हैं, बाहर की तरफ उभरा होता है, भुजाएं लंबी और ठुड्डी होती हैं छोटी। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, शायद आप देख पाए तो समझ पाएंगे। देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। देख पा रहे हैं ना, बाल देखिए, बाल आप देख रहे हैं किस प्रकार के बाल है। मुझे ऐसे बाल बहुत पसंद है, मतलब घुंघराले और ऊनी बाल। होंठ देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ, नाक चपटी है इनका, ये देख रहे हैं छोटा सा है इस तरीके से। तो ये हैं हमारे निग्रेटो प्रजाति के लोग। तो ये तो हो गया इनकी पहचान या विशेषताएं। अब आइए इनके योगदान को हम लोग देखते हैं, इनका क्या योगदान रहा है या कुछ इनसे जुड़ी हुई अन्य चीजें। योगदान, बेसिकली इनको योगदान बोला जाएगा, अच्छा देखते हैं, या कुछ अन्य चीजें ऐसे लिख लीजिए। यहां पे इनका तो कोई योगदान नजर नहीं आता है, अन्य महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण बातें, ये ज्यादा सही रहेगा। पहला, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये कृषि से परिचित नहीं थे, कृषि से परिचित नहीं थे, तो इसे योगदान में तो लिखा नहीं जा सकता। आगे चल करके जब चीजें जानेंगे तो वहां योगदान हम लोग हेडिंग बना लेंगे। बेसिकली यहां पे अन्य महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए। कृषि से परिचित नहीं थे, इनका जो पूरा जीवन है वो शिकार पर आधारित है, शिकार पर आधारित है, शिकार करते हैं खाते हैं। लेकिन एक चीज इनके बारे में है कि ये नाव चलाना जानते हैं, नाव चलाना जानते थे। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, इनका जो मूल निवास है वो कांगो नदी बेसिन है, मूल निवास
अफ्रीका में है कांगो नदी बेसिन, और भारत में बहुत ही कम पाए जाते हैं, इनकी संख्या कम। भारत में इनकी संख्या बहुत ही कम, न केवल कम है बल्कि ये विलुप्त होने के कगार पे है, बहुत ही कम है तथा विलुप्ति के कगार पे है, इसे कह लीजिए विलुप्ति के कगार पे। जैसे जारवा, ओंगे, सेंटिनली, ये सारी जनजातियां निग्रेटो प्रजाति के, ये विलुप्त होने के कगार पे। अच्छा, कुछ चीजें और देखिए मुझे याद आ इनका योगदान, राइट, 2 पॉइंट मुझे याद आ गया इनका योगदान। भारत में जो पीपल पूजा होती है ना, पीपल पूजा की शुरुआत इन्होंने किया था। फिर इसके अलावा एक और कल्पना हम लोग करते हैं कि जब स्वर्ग के रास्ते में हम लोग जाते हैं तो रास्ते में दानव बैठे होंगे, कि स्वर्ग पथ पर दानवों की उपस्थिति, ये इन्हीं की परिकल्पना, इन्हीं की देन है। तो दूसरा योगदान लिख लीजिए, स्वर्ग पथ पर दानवों की उपस्थिति नहीं बल्कि पहरेदारी लिखे। पहरेदारी कहने का मतलब ये था कि दानव पहरेदारी करेंगे। ये जो दोनों परिकल्पना है ये इनकी दी हुई परिकल्पना है, जो आज भी चल रही, ये बातें आज भी मानी जाती हैं और ये भी चीजें आज भी चलती हैं। अब आइए इनका भौगोलिक वितरण देखते हैं हम लोग। भौगोलिक वितरण हेडिंग होगा आप लोगों का ये। तो भारत में बेसिकली ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा अच्छा, लोगों को लगता है कि सिर्फ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य भारत के मुख्य भूमि पर भी पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बेसिकली ये यहाँ पे पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं। जो प्रमुख जनजातियां हैं, प्रमुख जनजातियां इसमें जो शामिल की गई, ज्यादातर जनजातियां हैं, यहां पे लिख लेंगे कि ज्यादातर जनजातियां हैं। 6ठे नंबर पर अगर लिखना है तो भारत में क्या है, ज्यादातर जनजाति, ज्यादातर जनजातियां हैं इसमें। इनकी जो लाइफ स्टाइल है जनजातियों पर, इसमें बता दूं तो जारवा, ओंगे, सेंटिनली, शेम्पिन आदि, ये किस समूह को होगी, पहले वाले समूह को होगी, इस वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति। इसके बाद तमिलनाडु, केरल में भी कुछ पाया जाता है, जैसे पहला समूह हो गया। दूसरा समूह हो जाएगा एक जनजाति इस्ला, दूसरा है कादर और तीसरा है पनियन, ये नाम याद रखिएगा, और पुलियान, पुलियान और हाँ ठीक, ये दूसरा समूह इस्ला, कादर, पनियन, पुनियान आदि कर लीजिए। ये दूसरे समूह से है, कहां पे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाले ग्रुप से है यहां पे। तो ये तो हो गया हम लोगों का निग्रेटो प्रजाति से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। क्या तथ्य है, कृषि वगैरह नहीं जानते हैं, आदिम जीवन जीते हैं, जैसे पहले पाषाण काल में लोग रहते थे उस तरीके का जीवन है। अभी भी इनका जीवन वैसे ही है, तीर वगैरह लेकर के चलते हैं, लगभग अर्धनग्न अवस्था में ये रहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ चीजें और लिखना हो तो आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कुछ चीजें और जैसे हो जाएगा, ये अर्धनग्न अवस्था में होते हैं, अर्धनग्न अवस्था में होते हैं, तीर और धनुष से शिकार करते हैं, तीर धनुष से शिकार करते हैं और अपने क्षेत्र में किसी का प्रवेश नहीं देते। ये हिंसक होते हैं, ये जाएंगे आपको देखेंगे तो मार देंगे। ये पहुंच गए आप सेंटिनली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक अंग्रेज आपको पता है कि गया था बहुत उम्मीद से कि जाएंगे इन लोगों का अध्ययन करेंगे, इनके पास नाय के द्वारा पहुंच तो गया। वहां पे जब जाता है तो वो ढेर सारे इकट्ठे होते हैं और तीर मार मार के उसको मार देते हैं उस अंग्रेज को। वो बहुत कोशिश करता है उनको समझाने का, मनाने का, उनकी भाषा अलग है, समझ नहीं पा रहे थे और हिंसक होते हैं। तो इन्होंने सीधे आक्रमण कर दिया और उसे वहीं पे मार दिया। उसके बाद से भारत सरकार ने उस पूरे क्षेत्र को प्रोहिबिटेड कर दिया, कोई जाता नहीं। हालांकि उस समय भी प्रोहिबिटेड था, वो चोरी छुपके चला गया था। बहुत पहले से भारत सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में जाने से रोक लगा दिया है।
तो पहली प्रजाति आई भारत में निग्रेटो, भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति। उसकी क्या क्या विशेषताएं किन क्षेत्रों में पाएगी, ये सारी चीज देख ले। नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड। दूसरी जो प्रजाति भारत में आती है वो होती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड इसलिए बोला जाता है कि इनका ऑस्ट्रिक समूह की ये भाषा बोलते हैं। अभी भारत में कई सारी जनजातियां हैं जो इसी ग्रुप की भाषाएं बोलती है, जैसे गोंड भाषा जो है ना इसी ग्रुप की है। तो इनका क्या होगा कि निग्रेटो के बाद ये दूसरी प्रजाति जो भारत में आती है, निग्रेटो के बाद भारत आने वाली दूसरी प्रजाति, आने वाली दूसरी प्रजाति, इनकी क्या विशेषता है या इनकी पहचान क्या है? देखिए नंबर 1 इनकी पहचान है कि इनका भी कद छोटा होता है, कद छोटा होगा या छोटा कद ऐसे लिख सकते हैं आप। नंबर 2 हो जाएगा इनके सिर लंबे होते हैं, लंबे सिर। तीसरा चौड़ी नाक, चौड़ी नाक। उसके अलावा हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, चौथा नंबर इनके जो होठ होते हैं पतले होते हैं, तो पतले होठ, होठ ये अंतर वाला है, ध्यान रखिएगा डिफरेंसेस निग्रेटो से। निग्रेटो में भी कद छोटा होता है, सिर लंबा लंबा होता है, चौड़ी नाकें होती हैं, लेकिन उनके होठ मोटे होते हैं। यहाँ पे होठ इनके हैं पतले। इसके अलावा 5वां नंबर हो जाएगा इनकी जो आंखें होती हैं काली और भूरी आंखें होती हैं। और छठा हो जाएगा इनके भी बाल होते हैं घुंघराले, घुंघराले। और जो त्वचा होता है इनका 6 हो गया ना, 7वां। इनका जो त्वचा होता है वो लगभग चॉकलेटी कलर का होता है, चॉकलेटी यानी काला ही होता है, चॉकलेटी। जैसे चॉकलेट आप देखेंगे ना पूरी तरीके से डार्क नहीं होता है, तो चॉकलेटी कलर का त्वचा होता है। ये इनकी विशेषता है। कद छोटा, लंबा सिर, चौड़ी नाक, पतले होठ, काली भूरी आंखें होती हैं, घुंघराले बाल होते हैं। अच्छा ऊनी और घुंघराले बाल में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। ऊनी बाल बहुत ही एकदम ऊन की तरह होता है, घुंघराले बाल कर्ली इस तरीके से जो है कि गुच्छे में होता है। तो घुंघराले बाल होते हैं, त्वचा होती है इनकी चॉकलेटी। ठीक, ये हो गया। इनका जो योगदान है, पहली चीज ये कि कृषि से जो परिचय है दुनिया को यही कराते हैं। तो नंबर 1 विश्व को कृषि से परिचित कराते हैं, परिचित कराते हैं। कौन कौन सी चीज, चावल के बारे में जानते थे ये, नारियल के बारे में जानते थे ये, और कपास आदि का ज्ञान था इनके पास, आदि का ज्ञान था इनके पास, चावल आदि का ज्ञान था। नंबर 1। दूसरा इनका जो विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा होती है, तो मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास था इनका, अस्तित्व में विश्वास था। तीसरी चीज, सिंदूर का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, सिंदूर का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। न केवल सिंदूर बल्कि हल्दी का प्रयोग करने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। हल्दी का प्रयोग करने वाले भी पहले व्यक्ति। एक प्रथा होती है गांव में, आप लोग देखे होंगे, निछावर प्रथा, शहरों में भी होती है। तो निछावर प्रथा का प्रारंभ इन्होंने किया था। निछावर समझ रहे हैं ना, जो निछावर देते हैं लोग, जो लोग प्रॉपर गांव के होंगे वो तो बेहतर तरीके से समझते होंगे निछावर, शहर के लोग भी समझते होंगे कि निछावर प्रथा क्या होता है। शादी विवाह में अक्सर देखने को मिलता है, कई बार ऐसे कुछ उत्सव वगैरह होते हैं तो वहां भी हम लोग निछावर प्रथा के बारे में जानते हैं। तो निछावर प्रथा की शुरुआत इन्होंने किया। इसके अलावा लिंग पूजा की शुरुआत भी इन्होंने किया। छठा, लिंग पूजा की शुरुआत भी इन्होंने किया, लिंग पूजा की शुरुआत भी इन्होंने किया। इसके अलावा एक बड़ी मजेदार चीज है कि इन्होंने गोदना गुदवाना शुरू किया। पहले व्यक्ति थे जो गोदना गुदते थे, गोदना प्रथा। गोदना समझे जैसे टैटू बोलते हैं।
अभी भी गांव में बहुत सारी पुरानी औरतें मिल जाएंगी आपको जिनके हाथों में गुदना होता है। कई सारे लोग हाथ में पैर में गुदना होता है। गुदना परमानेंट फिक्स रेटिन होता है, लीक गया तो फिक्स होता है, वो हटता नहीं। टैटू अभी चूंकि पता है टैटू हटाने की भी तकनीक आ गई, टैटू होता है हट जाता है, लेकिन गुदना एक बार चला गया तो फिर वो हटेगा नहीं, परमानेंट हो जाता है। तो गुदना, इसके अलावा कहते हैं कि यही वो लोग थे जिन्होंने पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाए थे, मिट्टी के बर्तन बनाए थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि भारत में इस प्रजाति का जो विस्तार है मध्य भारत और दक्षिण भारत में खूब पाया जाता है। तो यहीं पे लिख लीजिए कि मध्य भारत भौगोलिक विस्तार में होगा, ये ध्यान रखिएगा, भौगोलिक विस्तार इनका विस्तार। तो मध्य भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की सभी जनजातियां लगभग इसी की हैं, इसी वर्ग की, इसी प्रजाति की सभी जनजातियां इसी समूह की हैं, इसी समूह की हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य भारत और दक्षिण भारत की लगभग सभी जनजातियां इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की हैं। जैसे मैं बताऊं, गोंड हो गया, गोंड हो गया, भीड़ हो गया, उसके बाद उरांव हो गया, मुंडा हो गया, मुंडा आदि। एक तिरुवेली से एक जो एक कपाल मिला है दक्षिण में और पाया गया कि यह कपाल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के किसी व्यक्ति की है। तो एक लाइन यहां पे लिख लीजिए कि तिरुवेली से प्राप्त, तिरुवेली से प्राप्त, तिरुवेली से प्राप्त एक प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक कपाल में इस प्रजाति का तत्व मिला है, इस प्रजाति का तत्व मिला है। इसके अलावा एक तथ्य और इसके बारे में बताऊं कि संस्कृत में एक जाति का उल्लेख होता है, निषाद जाति, निषाद जाति। संस्कृत साहित्य में निषाद जाति का उल्लेख प्राप्त होता है और कहा जाता है कि निषाद जाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप का ही है। तो संस्कृत साहित्य में ध्यान रखिएगा, संस्कृत साहित्य में निषाद जाति का उल्लेख है और मानते हैं कि ये इसी प्रजाति के हैं, इसी प्रजाति के हैं। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से जो गोंड जो भाषा बोलते हैं ना, और इसके अलावा जो है कि मुंडा भाषा, इनकी जो भाषा है अभी भी जो ये भाषा बोलते हैं ना, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भाषा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की भाषा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की भाषा है। अभी भी जो गोंड जनजाति है, मुंडा जनजाति है, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें ज्यादातर शब्दावली प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। तो माना जाता है कि ये उसी प्रजाति के लोग हैं। एक चीज और मैं बताना था यहाँ पे कि इसी समूह के लोग थे, इन्होंने भूमध्य सागरी यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड प्लस भूमध्य सागरी प्रजाति, मेडिटेरियन प्रजाति, भूमध्य सागरी प्रजाति, ये दोनों लोग मिलकर ही सिंधु सभ्यता का निर्माण किए थे, सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। क्लियर, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग मिलकर के सिंधु सभ्यता जैसे नगरीय सभ्यता का निर्माण किए। तो ये हो गया दूसरा, पहला निग्रेटो, उसके बारे में सारी चीजें क्लियर, उनकी पहचान, उनकी विशेषता जो देन वगैरह है। दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब तीसरा जो भाषा जो प्रजाति है वो है मंगोलाइड, नंबर 3 मंगोलाइड, मंगोलाइड। कहते हैं कि ये पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करते हैं। जब पूर्व की ओर हम लोग बात करते हैं तो भारत का जो पूर्वी सीमा है, ये पूरा सीमा यहां से प्रवेश करते हैं। तो यहां पे लिखिए ये पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करते हैं, पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। अर्थात ये पूरा क्षेत्र क्या है, हिमालय है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो ये बीच के दर्रों से आते हैं, हिमालयी दर्रों से, हिमालयी दर्रों से।
हिमालयी दर्रों से आते हैं। इन्हें दो उप समूह में बांट देते हैं, उप समूह में, दो उप समूह में बढ़ते हैं। इनके दो उप समूह हैं, एक पेलियोमंगोलाइड, पेलियोमंगोलाइड, और दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड, तिब्बती मंगोलाइड। दोनों को थोड़ा समझिए। पेलियोमंगोलाइड की बात करते हैं तो मंगोलों में भी ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। किसमें? मंगोलों में। ऐसे सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है? निग्रेटो, जो हमारे यहाँ पाई जाती है। लेकिन जब मंगोल की बात करेंगे मंगोलाइड की, तो मंगोलाइड में भी सबसे प्राचीन है पेलियोमंगोलाइड। और ये देखिए, ये जो पेलियोमंगोलाइड है, यह हमारे यहाँ जो भारत में इसका भौगोलिक वितरण है, भारत में जो इसका भौगोलिक वितरण है, यह आंध्र प्रदेश। पेलियोमंगोलाइड लाइट कट गई थी। तो पेलियोमंगोलाइड का भौगोलिक वितरण थोड़ा समझिए। इनका भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण ज्योग्राफी से समझ लीजिए। मैंने बताया कि ये वाला पूरा क्षेत्र है, एक तिब्बती मंगोलाइड है तो जो तिब्बत से आएगा भारत में इस वाले क्षेत्र से, और पेलियोमंगोलाइड इस वाले क्षेत्र से आते हैं। तो इसका इधर होता है जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट प्लस म्यांमार का हिस्सा। तो इसमें पेलियोमंगोलाइड में क्या क्या शामिल हो जाता है? उत्तर पूर्व के प्रदेश तथा म्यांमार इधर पाया जाता है। न तो नॉर्थ ईस्ट मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। कौन से मंगोलाइड? पेलियोमंगोलाइड, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में। मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट और इधर देखेंगे आप लोग नेपाल वगैरह क्षेत्र में, तो मिलता जुलता है, एक ही प्रजाति के लोग हैं मंगोलाइड, लेकिन अंतर है वो ज्यादा प्राचीन है पेलियोमंगोलाइड वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले ये उसके बाद के हैं। तो ये उत्तर पूर्व प्रदेश के हैं तथा म्यांमार में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रमुख जनजातियां हैं इस दौर की, मतलब इस पेलियोमंगोलाइड की, तो गारो जनजाति, खासी जनजाति है, कुकी जनजाति, इसके अलावा नागा जनजाति, लालुंग जनजाति, और इसके अलावा माची, टिप्पेरा और मिरी आदि कर लीजिए। इतनी जनजातियां हैं, आदि जनजाति। इनकी ये अच्छा विशेषता है, थोड़ा सा लिख लीजिए इनके बारे में। इनकी पहचान कैसे होती है? तो नंबर 1 इनका लंबा सिर है, मध्यम कद है, और मध्यम कद है। इसके अलावा इनकी जो नाक है वो साधारण होती है, साधारण नाक। आंखें होती है तिरछी, और इनके बदन पे कम बाल होता है, बदन पर कम बाल। और जो आंख होती है वो हल्के भूरे रंग की होती है, आंख हल्के भूरे रंग की। तो ये तो हो गया पेलियोमंगोलाइड। दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड, तिब्बती मंगोलाइड। तो ये विशेषता कहां पे पाई जाती है? ये ज्यादातर भूटान, हिमाचल प्रदेश, मैंने बताया ये वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा लद्दाख, नेपाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तिब्बती मंगोलाइड जो तिब्बत वाले बेसिकली क्षेत्र से आते हैं, इनकी भी कुछ खास विशेषता है, यानी इनकी जो पहचान या विशेषता, तो इनकी भी पहचान क्या हो जाएगा? इनका कद लंबा होता है, तो लंबा कद, और इनके त्वचा का जो रंग होता है हल्का पीला, त्वचा का रंग हल्का पीला। इसके अलावा जो नाक होती है इनकी चपटी होती है, चपटी नाक। कद लंबा होता है, त्वचा का रंग हल्का पीला होता है, नाक चपटी होती है। और जो पेलियोमंगोलाइड के लोग थे उनके त्वचा का रंग मैंने लिखवाया था हल्का भूरा होता है, उनके त्वचा का रंग ध्यान रखिएगा। तो चपटी नाक होती है। इसके अलावा इनके भी बदन पे कम बाल होता है, बदन पर बाल कम होता है, ध्यान रखिए। और इसमें जो जनजाति आती हैं शामिल,
जो लोग शामिल किए जाते हैं इसमें, जैसे कि जो गोरखा है वो तिब्बती मंगोलाइड है, फिर लद्दाखी जो है, इसके अलावा भूटिया, ये जो प्रजाति समूह है वो मंगोलाइड प्रजाति समूह है। तो ये तो हो गया पेलियो मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। मंगोलाइटों की कुछ सामान्य जो विशेषता है, सामान्य विशेषता, तो इनकी जो भाषा है वो चीनी समूह की भाषा है, चीनी तिब्बती समूह की, तिब्बती समूह से मिलती है, ऐसे कर लीजिए इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह के, ऐसे यह कर लीजिए। और भारतीय संस्कृति में इन्होंने कुछ चीजें दी है। एक तो इन्होंने दिया है भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा जो की जाती है, मंगोलाइड प्रजाति की देन है, तो शक्ति पूजा। इसके अलावा कुछ अश्लील धार्मिक कृत्य इन्हीं की देन है, अश्लील धार्मिक कृत्य इन्हीं का देन माना जाता है। और तीसरा माना जाता है इनका वामाचार, और चौथा माना जाता है तंत्र। एक्चुअल में वामाचार भी एक प्रकार की पूजा की पद्धति, वामा मतलब बाएं हाथ से उल्टा काम करना, तो ये भी पूजा की पद्धति है, और तंत्र भी पूजा की पद्धति है। ये मंगोलाइड प्रजाति की देन है कि शक्ति की पूजा करना शुरू किए। धर्म में भी अश्लीलता को इन्होंने शामिल कर लिया, वामाचार और तंत्र, ये इनकी कुछ देन मान सकते हैं या सामान्य विशेषता इनकी जान सकते हैं। क्लियर हो गया 3 ना। अब चौथा ये भूमध्य सागरी प्रजाति, कुल 6 प्रजातियां हैं, हम लोग खत्म कर लेंगे एक ही लेक्चर में। भूमध्य सागरी प्रजाति समझते जाइए, लिखते जाइए, एक नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, इसे पढ़ लीजिए, एक प्रश्न आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। भूमध्य सागरी प्रजाति नाम से ही पता है, तो हमें पता है कि ये भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से भारत में आते हैं, इस वजह से इन्हें बोला गया भूमध्य सागरी प्रजाति। तो इनका जो भारत में प्रवेश होता है वो कहां से होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। इसकी भी 3 शाखाएं हैं या उप शाखा कह सकते हैं, 3 शाखाएं हैं। पहला है पूरा भूमध्य सागरी, पूरा भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी। इनकी भी कुछ खास विशेषता है, छोटा कद, छोटा कद और लंबा सिर, लंबा सिर। इसके अलावा इनके जो रंग होता है त्वचा का होता है भूरा रंग। जो नाक होती है इनकी छोटी होती है, छोटी नाक, छोटी या मध्यम कर लीजिए, छोटी और मध्यम नाक होती है। कहा जाता है कि भारत में इस प्रजाति का जो प्रवेश होता है वो नवपाषाण काल में होता है। भारत में प्रवेश नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, और इसके बाद ये दक्षिण में फैल जाते हैं। भारत में प्रवेश करते हैं और दक्षिण में फैल जाते हैं। कहां पे ये पाया जाता है? कन्नड़, तमिल और मलयालम प्रदेश में पाए जाते हैं। और इस प्रदेश में बसे हुए जो नायर ब्राह्मण हैं, नायर ब्राह्मण, वो पूरा भूमध्य सागरी प्रजाति के माने जाते हैं। क्लियर है? यहां पे देखिए, ये उप विभाजन इसलिए मैं कर दे रहा हूं कि चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। और जो भी उप विभाजन हो रहा है, चाहे मंगोलाइड में 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार यहां भी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं। तो उप विभाजन का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से अलग हो गए, क्योंकि एक ही प्रजाति के लोग थे तो इन्होंने आपस में विवाह शादी करना शुरू कर दिया, तो मिक्सअप हो गया। अब पहचानना बड़ी मुश्किल होता है कि ये पूरा वाले हैं या बाद वाले हैं, लेकिन आए थे क्रम यही था इनका, ये चीज ध्यान रखिएगा। विवाह शादी आपस में करते हैं और एक ही भूमध्य सागरी प्रजाति के ही हो जाते हैं। तो ये जो विभाजन है इतना डीप जो मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान में इतना डीप विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आप देख करके पहचान जाएंगे कि ये भूमध्य सागरी प्रजाति का है।
क्योंकि ये शादी विवाह करके ये मिक्स हो गए हैं और बहुत समय हो गया है, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक तो हो गया पूरा भूमध्य सागरी। ठीक, दूसरा है सिर्फ भूमध्य सागरी। इसी में दूसरा भूमध्य सागरी, इनकी कुछ विशेषता है। इनका कद होता है मध्यम। दूसरा होता है इनके जो त्वचा का रंग होता है वो जैतूनी भूरा होता है, जैतूनी भूरा रंग। सिर लंबा होता है, लंबा सिर होता है और आंखें बड़ी होती हैं, आंखें बड़ी होती हैं। और यह प्रजाति भारत में पंजाब और गंगा की ऊपरी घाटी में पाई जाती है। जैसे राजपूताना का बनिया, राजपूताना के बनिया और पंजाब के खत्री इसी प्रजाति के भूमध्य सागरी। तीसरा विभाजन होता है प्राच्य भूमध्य सागरी, प्राच्य भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी। यह जो प्रजाति है बेसिकली पहचानी जाती है अपनी लंबी व उठी हुई नाक की वजह से, उठी हुई नाक व गोरे रंग की वजह से, गोरे रंग की वजह से। प्राच्य भूमध्य सागरी प्रजाति की खास पहचान है इनकी लंबी उठी हुई नाक होती है और रंग होता है गोरा। ठीक, ये इनकी पहचान है, दो चीजें। इसके अलावा यह पाई जाती है भारत में, राजस्थान में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो कहते हैं जो इंदौर की मराठा स्त्रियां हैं इसी प्रजाति की हैं, ध्यान रखिएगा, मराठा स्त्रियां। फिर इलाहाबादी जो ब्राह्मण है वो इसी प्रजाति के हैं, इलाहाबादी ब्राह्मण। और एक ब्राह्मण नाम सुने होंगे नंबूदरी ब्राह्मण, वो भी इसी प्रजाति के हैं, ध्यान रखिएगा। नंबूदरी ब्राह्मण भी इसी प्रजाति के हैं। इसके अलावा इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आपस में अंतर विवाह किया और आपस में पूरी तरीके से घुल मिल गए। और कहते हैं कि यह प्रजाति भारत को कई सारी नई चीजें इन्होंने दिया। इन्होंने अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार, नौ परिवहन, बहुत सारी चीजें, इनकी योगदान, ढेर सारे योगदान है उनके। तो यहीं पे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, तीनों प्रजातियों ने आपस में अंतर विवाह कर लिया। तीनों प्रजातियों ने अंतर विवाह के फलस्वरूप आपस में घुल मिल गई, आपस में घुल मिल गई। और यही प्रजाति है, जब हम बोलते हैं द्रविड़ है, तो कहते हैं कि इन्हें ही द्रविड़ प्रजाति कहा जाता है, इन्हें ही द्रविड़ माना जाता है, द्रविड़ प्रजाति माना जाता है। जब बोलते हैं भारत में द्रविड़ों का आगमन हुआ था, एक्चुअल में द्रविड़ यही है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो लोग हैं। जब हड़प्पा सभ्यता की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि द्रविड़ों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। इसी प्रकार जब वैदिक सभ्यता की बात होती है तो वहां भी एक क्वेश्चन उठता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे या द्रविड़ थे। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, वो सारी चीजें तो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। तो द्रविड़ प्रजाति आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, इन्हीं ये बोलते हैं, द्रविड़ प्रजाति बोला जाता है। इन्होंने कई सारी चीजें दी, इनका जो योगदान रहा है अप्रतिम योगदान है। जैसे नंबर, इन्होंने नौ परिवहन, नगर की परिकल्पना, मैंने बताया ये मिलकर के ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किए थे, नगर की परिकल्पना। फिर आर्थिक क्रियाकलापों को उन्होंने जन्म दिया, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में क्या हो जाएगा, वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार।
की शुरुआत इन्होंने किया था, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इन्होंने किया था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कहा जाता है कि इन्होंने भारत में पुल और बांध पहली बार बनाया। पुल और बांध पहली बार बनाते हैं, ये पहली बार बनाते हैं पुल और बांध। ये इनका देन रहा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों का। पुल और बांध बनाते हैं पहली बार, आर्थिक क्रियाकलापों की शुरुआत करते हैं, नगर भारत में पहली बार इन्हीं के द्वारा अस्तित्व में लाया गया। तो ये सारी चीजें। पांचवा और छठा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। जो पांचवी प्रजाति है उसे बोलते हैं हम लोग पश्चिमी ब्रेकिसिफेल। ब्रेकिसिफेल को बोलते हैं चौड़ा सिर वाला, चौड़ा सिर वाला, चौड़ा सिर वाला बोलते हैं। पश्चिमी ब्रेकिसिफेल ये 5वें नंबर पे आता है, और इसे भी 3 भागों में बांट देते हैं, 3 उपसमूहों में, 3 उपसमूहों में बांटा जाता है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला है अल्पाइन। यहाँ अल्पाइन का सीधा सा मतलब कि ये यूरोप से चल करके आए थे। कहां से? यूरोप में आल्प्स पर्वत से आए थे। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत से भारत में आए थे। और अभी जो भारत में इनका भौगोलिक वितरण है, तो ये पाए जाते हैं गुजरात में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। जैसे आप लोग गुजरात के बनिया इसी प्रजाति के हैं, अल्पाइन, गुजरात के बनिया। इनका सिर होता है चौड़ा। दूसरा है डिनारिक, यूरोप में डिनारिक पर्वत वाला क्षेत्र, यहां से लोग आए थे, यूरोप से ही आए थे। ये यूरोप के डिनारिक क्षेत्र से, डिनारिक क्षेत्र से आए थे। भारत में अगर देखा जाए तो ये बंगाल में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, काठियावाड़ में पाए जाते हैं, काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है, और कन्नड़, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तमिल क्षेत्र जिसे बोलते हैं, जैसे तमिल की बात किया जाए तो तमिल क्षेत्र में पाया जाता है, इसी में कर लीजिएगा तमिल। तो बंगाली जो ब्राह्मण हैं इसी प्रजाति के हैं। इसके अलावा मैसूरी जो ब्राह्मण हैं इसी प्रजाति के हैं, मैसूर के ब्राह्मण, मैसूरी ब्राह्मण इसी प्रजाति के। तीसरा है, पहला क्या हो गया था? अल्पाइन, डिनारिक और आर्मीनाइड, आर्मीनिया क्षेत्र से आए थे, आर्मीनाइड जो तीसरा है। ये आर्मेनिया से आए थे, भारत आर्मेनिया से आए थे। अगर इस प्रजाति को आपको देखना है तो आपको जाना होगा मुंबई और सूरत में। मुंबई और सूरत के जो पारसी हैं, सूरत के जो पारसी हैं इसी प्रजाति समूह के हैं, आर्मीनाइड। यानी कुल मिला जुला करके ये चौड़े सिर वाले लोग हैं। 3 क्षेत्र। अंतिम जो भारत में प्रजाति है, जो सबसे लास्ट में आती है और सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है नार्डिक प्रजाति, नार्डिक प्रजाति। यह भारत में आने वाली अंतिम प्रजाति है, अंतिम प्रजाति। और इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा इसी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इसी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। कहते हैं कि ये जो प्रजाति थी आर्य भाषा बोलती थी, आर्य भाषा बोलती थी, ठीक। और इनका आगमन होता है मध्य एशिया के स्टेपेज से, मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र से, स्टेपीज क्षेत्र से। सारी चीजें हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। भारत में सबसे ज्यादा इसी प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। पूरा उत्तर भारत आप देखेंगे सबसे ज्यादा इनका जो संकेंद्रण है उत्तर भारत में, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में। मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र से आए थे, जो घास का मैदान स्टेपीज, वहां से ये आए थे। और इनका अगर इनकी पहचान हम लोग बात करें तो आप जो है नार्डिक भाषा समूह के होंगे, तो इनकी जो पहचान है,
आप देखेंगे नीली एवं काली आंखें, काली आंखें, लंबी नाक होती है, लंबा कद होता है, बाल सीधे एवं घुघराले होते हैं, सीधे एवं घुघराले, त्वचा सफेद व गुलाबी होती है, सफेद व गुलाबी होती है। कहा जाता है कि ये जो प्रजाति है भारत में हिंदू सभ्यता को स्थापित करती है, और मैंने बताया कि आर्य समूह की है, तो यह प्रजाति आर्यों की प्रतिनिधि मानी जाती है, आर्यों की प्रतिनिधि मानी जाती है प्रजाति भारत में, और हिंदू सभ्यता को जन्म देने वाले यही लोग थे। हिंदू सभ्यता को जन्म देने वाले यही लोग थे। और इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले पंजाब में बसे थे, सबसे पहले पंजाब में बसे थे, उसके बाद पूरे भारत में फैले, पूरे भारत में। तो कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के जन्मदाता यही है, और आज ये सही भी माना जाता है। हम लोग वैदिक काल के निर्धारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, तो वहां मैं बताऊंगा कि आज सर्वमान्य मत क्या है कि ये कहाँ के लोग थे। तो आज जो चीज़ें सही साबित हुई हैं वाई क्रोमोसोम के आधार पे, तो वो चीज़ें आती है। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।